Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 3rd of May 2020. तो 3 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to get the current affairs PDF और those who want to get the prelims 365 material और जिनको कि हमारी इकोनॉमिक सर्वे या PT इंडियन पॉलिटी डिकोडेड की बुक चाहिए, वो सारी लिंक्स नीचे दी हुई हैं, आप वहाँ से बुक्स को ले सकते हैं. So those who want to join the TEMS portal also they can join us by the links in the description comment section में. इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स भी नीचे दी हुई हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है सर, थोड़ा PDF और इन सब को लेकर भी कई केसेस मैंने कल आपको साथ शेयर किए थे कि जो न्यूज़ एसोसिएशन है उनका कुछ केस हो रहा है. तो आप ग्रुप्स में रहें एटलीस्ट, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. तो जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने की कोशिश करें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन कभी अगर वीडियो ना बने तो एटलीस्ट मैं आपको रिटर्न फॉर्म में नोट्स बना करके पूरे PDFs ये सब भेज दूँ. तो इन सब के लिए आप बिल्कुल हमारे ग्रुप्स में एडेड रहें. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की वीटो पावर के रिगार्डिंग कौन कौन स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है एब्सोल्यूट वीटो इज एक्सरसाइज्ड फॉर गवर्नमेंट बिल्स एंड नॉट फॉर द प्राइवेट मेंबर्स बिल. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट डज नॉट पजेस सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ द मनी बिल. थर्ड आपका कह रहा है प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3. तो एक एक करके देखते हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज्ड बाय फॉर गवर्नमेंट बिल एंड नॉट फॉर द प्राइवेट मेंबर्स बिल. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए फर्स्ट इज रॉन्ग. फर्स्ट रॉन्ग होता है तो आंसर क्या होता है, आंसर हो जाएगा B, 2 and 3. आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं. पहला गलत हुआ तो 3 ऑप्शन में था, वो एलिमिनेट हो गए. 2 and 3 विल बी द आंसर. मतलब कि प्रेसिडेंट डज नॉट पजेस सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल. ये सही है. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट कैन आइदर एक्सेप्ट द मनी बिल और रिजेक्ट द मनी बिल, बट ही कैन नॉट सेंड द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, है ना, इसलिए सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है. तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा स्टेटमेंट सही है. अब तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसलिए 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ. तो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत पड़ती है. उसमें कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. करेक्ट कोड आपको सेलेक्ट करना है 1 and 3, 1 only, 1 and 2 या 1, 2 and 3. सिंपल सी बात है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का तो इलेक्शन में कोई काम ही नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, है ना, इसलिए थर्ड तो गलत ही हो जाएगा. जब थर्ड गलत हो गया तो आपका बचता है आइदर 1 only या 1 and 2. सेकंड बस देख लो, सेकंड है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. यस, वो होते हैं, इसलिए 1 and 2 विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर. Consider the following statements. Money bill can be introduced in either house of the parliament. दूसरा, once a money bill is passed by Lok Sabha, the Raj Sabha can either approve the bill or suggest amendment but cannot reject the money bill. Third statement is amendment to the money bill suggested by Raj Sabha may or may not be accepted by the Lok Sabha. तो अब ये एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है. दूसरा कह रहा है कि अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में तो राज्यसभा या तो अप्रूव करेगा या अमेंडमेंट बताएगा, बट रिजेक्ट नहीं कर सकता. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड विल बी द करेक्ट वन. थर्ड है अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड, मतलब जो अमेंडमेंट राज्यसभा बताएगा वो या तो लोकसभा एक्सेप्ट करेगा या तो लोकसभा रिजेक्ट भी कर सकता है. एक्सेप्ट करे या ना करे ये लोकसभा की मर्जी. तो बिल्कुल सही है, ये लोकसभा की मर्जी होता है. मनी बिल के केस में लोकसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, इसलिए 2, 3 विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर. सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस. आपको समझ में आया होगा एंड काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा. पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है. नाउ लेट्स मूव टू द मैप ऑफ द डे. तो मैप ऑफ द डे में एक करके मूव करते हैं. ओके, मैप ऑफ द डे में मूव करते हैं. मैप ऑफ द डे जो आज है बेसिकली मिडिल ईस्ट के कुछ सीज़ हैं जिनको सीज़ और कुछ स्ट्रेट्स थे जिनको मैं दिखाना चाहता था आपको. अब देखो यहाँ पे ये टर्की, ग्रीस और बुल्गारिया 3-4 कंट्रीज़ के बीच का रीजन है. यहाँ पे आपको ये टर्की दिख रहा है, ये टर्की है, ये ग्रीस है और यहाँ पे ये बुल्गारिया है. इनके बीच का ये रीजन है जहाँ पे 4 सी 5 सी आते हैं. उनके ऑर्डर देखो, कई बार क्या पूछता है, ऑर्डर पूछ सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इधर से इधर, या तो ईस्ट टू वेस्ट का ऑर्डर पूछ सकता है या वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर पूछ सकता है. तो ये वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर है और ये आपका ईस्ट टू
वेस्ट का ऑर्डर हो जाएगा। तो इन सीज का, इन स्टेट्स का ऑर्डर जरूरी है। मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा एजियन सी। एजियन सी आपको दिख रहा है, ये एजियन सी दिख रहा है। एजियन सी के बाद आपको एक यहाँ पे पासेज मिलेगा जिसको डार्डेनल्स बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, डार्डेनल्स आपको मिलेगा। ओके तो डार्डेनल्स आपको मिलेगा। एजेंसी के बाद डार्डेनल्स स्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको आगे मिलेगा फिर सी ऑफ मारामारा। ओके तो सी ऑफ मारामारा मिलेगा, तो याद रखिएगा एजियन सी, फिर डार्डेनल पासेज से निकल के सी ऑफ मार्मरा में जाते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि एजियन सी और सी ऑफ मार्मरा के बीच में कौन सा पासेज है, तो वहाँ पे याद रखिएगा डार्डेनल्स पास है। कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। फिर दूसरा आपको दिखेगा सी ऑफ मार्मरा के बीच और फिर इसके बाद आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट आता है, बॉस्फोरस पासेज आता है, फिर आपका ब्लैक सी आता है। याद रखिएगा सी ऑफ मार्मरा, फिर बॉस्फोरस और फिर ब्लैक सी आता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी के बीच में कौन सा पासेज है या कौन सा स्ट्रेट है, तो आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है। याद रखिएगा बॉस्फोरस स्ट्रेट है, बॉस्फोरस पासेज। सबसे पहले एजियन सी के बाद सी ऑफ मार्मरा, लेकिन एजियन सी और सी ऑफ मार्मरा के बीच में क्या है, डार्डेनल्स। ओके फिर उसके अलावा आपका सी ऑफ मार्मरा एंड ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा के बीच में क्या है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है। अब आगे एक और सी मिलता है आपका, वो कहलाता है सी ऑफ एजॉव। ओके तो कहलाता है आपका क्या क्या, एजियन सी हो गया, सी ऑफ मार्मरा हो गया, ब्लैक सी हो गया एंड सी ऑफ एजॉव हो गया। ओके तो ये चार हो गए। इनका ऑर्डर याद रखिएगा, यही ऑर्डर है आपका। ये बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट मैंने बताया है, ईस्ट टू वेस्ट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कैसे कैसे मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको मिलेगा एजियन सी, उसके बाद मिलेगा डार्डेनल्स, फिर आएगा सी ऑफ मार्मरा, फिर आएगा बॉस्फोरस, फिर आएगा ब्लैक सी, फिर आएगा सी ऑफ एजॉब। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर याद रखना है। और ये किसके बीच में क्या है, कौन सा डार्डेनल्स स्ट्रेट या डार्डेनल्स पासेज किसके बीच में है, तो एजियन सी और सी ऑफ मार्मरा के बीच में है। और अगर बॉस्फोरस स्ट्रेट या बॉस्फोरस पासेज के पूछते हैं तो सी ऑफ मार्मरा और आपका ब्लैक सी के बीच में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरा मेन एम यही है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताता जाऊँ, ठीक है ना। तो आगे जो कुछ न्यूज़ है वो हम देख लेंगे। तो साउथ पेज से आज जो न्यूज़ है वो है यूनिकोड नॉड फॉर प्रपोजल टू ऐड तमिल कैरेक्टर्स टू तेलुगु। ओके तो कुछ दो ऐसे तमिल कैरेक्टर्स हैं जिनको तेलुगु में इंक्लूड करने के लिए अप्रूवल यूनिकोड कंसोर्टियम ने दे दिया है। तो कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे बेसिकली क्यों ये दिया गया है और कौन है ये यूनिकोड कंसोर्टियम। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि करके आपको चीज़ें बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूनिकोड कंसोर्टियम क्या है। इट्स अ बॉडी विच स्पेसिफाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ओके एक ऐसी बॉडी, यूनिकोड कंसोर्टियम एक ऐसी बॉडी है जो कि टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के रूप में करने का काम करता है। अब बेसिकली कई ऐसे टेक्स्ट हैं तमिल और तेलुगु लिटरेचर के जिनको कि बेसिकली अलग अलग लैंग्वेज में आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, अलग अलग लैंग्वेज, ताकि वो सब हर लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाए। जैसे कोई मूवी आती है उसका हम तेलुगु वर्जन भी बनाते हैं, उसका तमिल वर्जन भी बनाते हैं, उसका हिंदी वर्जन भी बनाते हैं, उसका इंग्लिश वर्जन बनाते हैं ना। तो यूनिकोड कंसोर्टियम बेसिकली यही बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के रूप में लिटरेचर को। और इनका बेसिकली काम ये भी है कि जो एडॉप्शन है, मतलब एक लैंग्वेज का कोई अगर लिटरेचर है तो उसको दूसरे लैंग्वेज के लिटरेचर के टेक्स्ट में करना, उसको समझना और लोगों तक उसको पहुंचाना भी इनका काम है। तो अब बेसिकली वही ये था कि एक कोई वर्क है, आज़ावर का एक वर्क था, बेसिकली मैं उसका नाम दिखा देता हूँ आपको। लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। यस हेयर ओनली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आज़ावार्स तिरुप्पावई। ओके आज़ावर्स का तिरुप्पावई। अब यहाँ पे क्या बेसिकली इस तमिल टेक्स्ट को प्रोटेक्ट, वी वांट टू प्रिजर्व दीज तमिल टेक्स्ट रिटन इन तेलुगु एज दे वर प्रिंटेड। ओके तो अब इनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, बेसिकली दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे। एक लैंग्वेज के कैरेक्टर्स दूसरे लैंग्वेज में, मतलब कि तमिल कैरेक्टर्स को तेलुगु में ऐड किया जाएगा, ठीक है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उस तमिल टेक्स्ट को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो दो हैं कैरेक्टर्स वो है LLLA और RRA। इन दोनों को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली यही किया जाएगा कि इन तमिल कैरेक्टर्स को आप किस में यूज़ करोगे, तेलुगु में यूज़ करोगे एज इट, ठीक है ना। तो यूनिकोड कंसोर्टियम इसका अप्रूवल देता है। यूनिकोड कंसोर्टियम है क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि आपका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। 1991 में ये बना था, 1991 में ये बना था, ठीक है ना।
अब इसका क्या पर्पस है? द पर्पस इज टू डेवलप, एक्सटेंड एंड प्रमोट यूज ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड डेटा एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज विच स्पेसिफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर। तो वही टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन मॉडर्न सॉफ्टवेयर के रूप में करना, उसको प्रिजर्व करना, स्टैंडर्ड डेटा बनाना उसके लिए, ठीक है ना। देन अलाउइंग द डाटा टू बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड लैंग्वेजेस। अब उस डेटा को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और मल्टीपल लैंग्वेजेस में शेयर करना ताकि उसका करप्शन ना हो सके या उसका री इंजीनियरिंग ना हो सके, वो डेटा प्रिजर्व भी रहे, वो टेक्स्ट प्रिजर्व भी रहे और वेरियस लैंग्वेजेस में उसका हम वो भी करके देख सके, ठीक है ना, अलग अलग भाषाओं में उसका हम एडॉप्शन भी देख सकें। अगला जो न्यूज़ है वो है USCIRF रिपोर्ट में प्रॉम्प्ट करेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कहाँ पे ये न्यूज़। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ आपको दिख रहा होगा 6th पेज में USCIRF रिपोर्ट में प्रॉम्प्ट करेक्शन कंसर्न्स। ओके, तो अब हुआ क्या है बेसिकली, USCIRF ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि CPC कंट्रीज में रखा गया है, चाइना के साथ, इन नॉर्थ कोरिया, मतलब ऐसी ऐसी कंट्रीज़ के साथ रखा गया है, हमको चाइना जैसी कंट्रीज़ के साथ रखा गया है उस लिस्ट में जहाँ पे फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है बेसिकली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका काफ़ी ज़्यादा अपोज किया है, काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब कि इसको डिसमिस कर दिया इस पूरी रिपोर्ट को। अब हुआ क्या है, इंडिया का ये कहना है कि ये जो बॉडी है यानी कि USCIRF ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है। ओके, तो इंडिया ने भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया कि ये जो बॉडी है इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न विद नो लोकस स्टैंडाई और ऑफिशियल स्टैंडिंग। इसका कोई लोकस स्टैंडाई मतलब किस बेसिस पे ये खड़ी हुई है बॉडी, वही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आप किस बेसिस पे कह रहे हो, आपका बेस क्या है, आप क्यों ऑफिशियली ऐसे दूसरी कंट्रीज़ के बारे में रिपोर्ट निकाल रहे हो, बोल रहे हो। तो ये ऑथर ने कहा है यहाँ पे, बेसिकली इंडिया ने ये रिस्पांस दिया है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का यही रिस्पांस आया है कि इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अब ये क्या हुआ कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में क्यों डाला गया हमको, क्योंकि हमारे यहाँ NRC या सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात चलती है ना, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट और NRC की बात चल रही थी, इस कारण से हमको उन्होंने किस में रख दिया, उन्होंने हमको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रख दिया, ठीक है ना। UNCIRF क्या है बेसिकली, यूनाइटेड स्टेट्स, USCIRF सॉरी, इट्स नॉट UNCIRF, इट्स USCIRF। तो USCIRF है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक US फेडरल गवर्नमेंट की कमीशन है। ये US फेडरल गवर्नमेंट की कमीशन है जो कि बनी थी 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट से। ओके, तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 में आया, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई जिसका नाम रखा क्या, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। दूसरी चीज़, इसके अलावा एक और बॉडी बनाई गई थी, उसके बारे में बता दूंगा आपको मैं, लेकिन USCIRF के जो कमिश्नर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंड याद रखना, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द लीडरशिप ऑफ बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द सीनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो प्रेसिडेंट प्लस लीडरशिप ऑफ बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द सीनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके अलावा ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम IRF भी बनाया गया था, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इन द स्टेट्स डिपार्टमेंट, ये भी बनाई गई थी। इसके अलावा USCIRF भी बनाई गई थी और ये बनाया किसके थ्रू गया था, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 के थ्रू, याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998। ओके, अब होता क्या है बेसिकली, ये जो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखने वाली बात है, ये सब कौन करता है, ये US का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता है। तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम होता है, ही मेक्स द फाइनल रिकमेंडेशन और वेदर अ कंट्री शुड बी अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न और नॉट। ओके, तो ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखने का काम जो है ना बेसिकली स्टेट का, US का जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है वो करता है, लेकिन वो किसके रिकमेंडेशन पे करता है, USCIRF के रिकमेंडेशन पे ये काम करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है NIAB डेवलप्स पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NIAB डेवलप्स पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट। तो यहाँ 2-3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ आइटम में, देख लेते हैं। NIAB सबसे पहले है क्या, इट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका हैदराबाद में बेस्ड है। सिंपल सी बात, ये फैक्ट याद रखना, मैच द कॉलम टाइप से क्वेश्चन में आ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। अब इसने डेवलप किया है एक बायोसेंसर डेवलप किया है जो कि डिटेक्ट कर सकता है नोवल कोरोना वायरस इन द सलाइवा सैंपल्स। ये क्या कर सकता है, नोवल कोरोना वायरस को ये आपके सलाइवा सैंपल्स में डिटेक्ट कर सकता है कि अगर वो होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे बेस्ड है, ये हैदराबाद में बेस्ड है। अब इसका जो पोर्टेबल डिवाइस है उसका नाम है
कोव सेंस। ओके, ई कोव सेंस। अगर आपसे कोई पूछता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि ई कोव सेंस वाज इन न्यूज रिसेंटली, तो आपको याद होना चाहिए कि एनआईएबी ने जो किट बनाई है, पोर्टेबल डिवाइस बनाया है टू डिटेक्ट द नोवल कोरोना वायरस, तो उसके लिए है ई कोव सेंस। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में है। इसने कहा है कि ह्यूमन सलाइवा में 30 सेकंड से बेसिकली यूज़, अगर आप 30 सेकंड तक में ही बता देगा ये कि आपके सैंपल में वो है कि नहीं है वायरस, नोवल कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अब एक्सप्लेनर में आते हैं। तो एक्सप्लेनर में जो पहला एक्सप्लेनर हम समझेंगे वो है म्यूचुअल फंड्स, और क्या हुआ अभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, और इसमें एक दो टर्म आए हैं जो मुझे लगता है कि ना आपको कोई समझाएगा और ना आपको पेपर पढ़ने में समझ में आएगा, तो मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। ओके, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आएगा सीखने में, कुछ नया जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स की बात करें, मैंने पहले भी कहा था कि देखो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके, एक तो आप पूरा का पूरा एक शेयर में लगा दो, शेयर में पैसे लगा दो, दूसरा आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर को पैसा दे दो। पोर्टफोलियो मैनेजर को पैसा दे दो, वो क्या करेगा, आपका एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार करेगा जिसमें शेयर भी रहेंगे, सिक्योरिटीज़ भी रहेंगी, दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी रहेंगे, इस तरीके से कि एक बैलेंस बन जाए ताकि आपका लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो ये म्यूचुअल फंड जो होता है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट जिसमें पूल बनाया जाता है, स्टॉक, बॉन्ड, दूसरी सिक्योरिटीज़ का, स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, दूसरी सिक्योरिटीज़ का एक पूल बनाया जाता है, एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है बाय अ पोर्टफोलियो मैनेजर। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, इसलिए जो लॉसेज हैं वो डिक्रीज रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से कंपनसेट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है। मतलब एक चीज़ में हो सकता है घाटा हो, लेकिन दूसरी चीज़ में तो फायदा हो सकता है, तो वो डाइवर्सिफाइड होने के कारण वो कंपनसेट कर देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डाइवर्सिफाइड होता है, एक पूल होता है जिसमें कि आपका स्टॉक्स, बॉन्ड, दूसरी सिक्योरिटीज़ का पूरा पूल बनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के रहते हैं कि इसमें सिक्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, कि बॉन्ड ज़्यादा हैं, कि आपका शेयर्स ज़्यादा हैं। अब म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें एक एनुअल फीस होती है जिसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, जो इसकी एनुअल फीस होती है उसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, ठीक है ना। और कई केसेस में कमीशन भी कहा जाता है। एंड इसके अलावा द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ मनी इज एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान्स गोज इनटू द म्यूचुअल फंड्स। तो जो इस एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान्स के जो मनी इकट्ठा करती है सरकार, उसको भी वो म्यूचुअल फंड में लगा देती कई बार, है ना, तो वही म्यूचुअल फंड में जाती है। अब अभी हुआ क्या था, एक बार केस मैं आपको समझाता हूँ व्हाट हैज़ हैपेंड। अभी तक क्या हुआ कि 6 डेट स्कीम जो थी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की, वो शट डाउन कर दी गई। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड नाम का था, उसमें 6 डेट स्कीम्स थी उसकी, वो उन्होंने बंद कर दी, शट डाउन कर दी। लगभग 26,000 करोड़ का उसका ऑपरेशन था। इसका कारण क्या उन्होंने बताया, लिक्विडिटी क्रंच इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। लिक्विडिटी क्रंच आ गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। इसके अलावा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो, यानी कि SLF, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स, SLF MF इंट्रोड्यूस किया 50,000 करोड़ का। और इसमें उन्होंने क्या बोला कि 90 दिनों के लिए आपको 4.4% फिक्स्ड रेपो रेट पे, 4.40 फिक्स्ड रेपो पे आपको 90 दिनों के लिए लोन दिया जाएगा। लेकिन आप वो जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड के रूप में जो मनी आपको मिलेगी, उसका इन्वेस्टमेंट आप केवल और केवल म्यूचुअल फंड्स में ही कर सकते हो। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ जो जानने की जरूरत है वो है व्हाई टेम्पल्टन फ्रैंकलिन शट इट्स डेट फंड्स। क्यों टेम्पल्टन फ्रैंकलिन ने अपने डेट फंड्स को बंद कर दिया? हुआ ये कि लिक्विडिटी का क्रंच काफ़ी ज़्यादा हो गया कोविड-19 के कारण मार्केट में। इससे दो चीज़ें हुई। दो चीज़ें क्या हुई जब लिक्विडिटी क्रंच आया? तो इससे दो चीज़ें, एक को मार्क टू मार्केट लॉसेस, मार्क टू मार्केट लॉसेज। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क टू मार्केट लॉसेज। तो ये टर्म जो है ये आपको बहुत, आप जहाँ पे भी देखते हो या जो भी नोट्स आप प्रेफर करते हो एक बार जाके देखना, ये चीज़ वो स्किप कर देंगे, ये चीज़ वो नहीं बताएंगे आपको। एक तो रिडेम्पशन प्रेशर था, दूसरा मार्क टू मार्केट लॉसेस था। रिडेम्पशन प्रेशर क्या होता है? देखो रिडेम्पशन प्रेशर क्या होता है, कई बार आपको अपनी सिक्योरिटीज़ बेचनी पड़ती है, अपने स्टॉक्स, अपने बॉन्ड्स आपको बेचने पड़ते हैं ताकि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रिडीम कर सको, ठीक है ना। होता है ना कई बार रिडीम करने के लिए क्या होता है, आपने रीपे नहीं किया अगर कोई चीज़, तो वो आपकी फंसी हुई है। अब आपने किसी चीज़ के लिए 100 रुपये लिए थे और आपने उसको अपनी एक घड़ी दी थी सपोज, है ना, तो आप क्या करोगे, आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे तब आप उस घड़ी को वापस ले सकते हो। तो एक तो क्या था कि लिक्विडिटी क्रंच के कारण रिडेम्पशन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, इसलिए उनको बेचना पड़ रहा था, तो रिडीम करना पड़ रहा था, रिडेम्पशन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा मार्क टू मार्केट लॉसेज। ना ये थोड़ा बड़ा टर्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का टर्म है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ व्हाट आर दिस मार्क टू मार्केट लॉसेज। तो मार्क टू मार्केट लॉसेज दे आर जनरेटेड थ्रू एन अकाउंटिंग एंट्री रादर देन एक्चुअल सेल ऑफ सिक्योरिटी। मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग में एंट्री में जो चेंज होते हैं उनके कारण ये लॉसेस होते हैं,
तब तक आपने अपना एसेट बेचा नहीं होता है। नॉट लेट मी टेल यू बाय एन एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल से बताऊंगा, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। मतलब कि आपने कोई एक प्रॉपर्टी एक्स खरीदी थी सपोज करके 10,000 रुपये में, ओके 10,000 रुपये में आपकी कोई प्रॉपर्टी एक्स खरीदी थी। अब सपोज मार्केट में कुछ ऐसा चेंज हुआ, डिमांड सप्लाई लिक्विडिटी इन सब में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि आज उसी प्रॉपर्टी एक्स की वैल्यू जो है वो 5,000 है सपोज। अब आपने अभी सेल नहीं किया है, आपने अपनी वो प्रॉपर्टी एक्स बेची नहीं है, लेकिन आज उसकी प्रॉपर्टी है कितनी, 5,000 की। तो इसका मतलब है कि 5,000 रुपये का ऑलरेडी आपको लॉस हो चुका है। सपोज उसको 6,000 कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस इन हुआ जाए। तो सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी एक्स 10,000 की, आज उसकी प्राइस है एक्स 6,000। तो इसका मतलब क्या हो कि बेची नहीं आपने वो प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें आपको 4,000 रुपये का लॉस ऑलरेडी हो गया है। 4,000 का लॉस ऑलरेडी हो गया, मतलब बिना बेचे ही आपको 4,000 का लॉस हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, मार्क टू मार्केट लॉसेस अकर व्हेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड आर वैल्यूड एट द करंट मार्केट वैल्यू। इनको हम करंट मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करते हैं, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि करंट मार्केट वैल्यू पहले 10,000 थी, आज वो 6,000 हो गई है। तो एग्जांपल फिर से मैं एग्जांपल एक बार लिखा बताता हूं। इफ अ सिक्योरिटी वाज परचेज्ड एट अ सर्टेन प्राइस इन द मार्केट फ्रॉम द मार्केट एंड लेटर द मार्केट प्राइस फेल, बाद में मार्केट प्राइस गिर गई, इसका मतलब है कि होल्डर वुड हैव सम अनरियलाइज्ड लॉसेस। तो इसका मतलब है कि आपको बिना बेचे ही कुछ लॉस हो रहा होगा उस समय, है ना। आपने 10,000 में कोई प्रॉपर्टी ली थी और अभी मान लो मार्केट में उसका प्राइस कितना है, अभी मार्केट में उसका प्राइस कितना चल रहा है, केवल 6,000 चल रहा है। इसका मतलब है कि आपने बेचा नहीं वो प्रॉपर्टी, लेकिन अभी आपको ऑलरेडी 4,000 के लॉस पे है। मतलब अगर आप आज उसको बेचे तो आपको 4,000 का लॉस होगा, तो ये अनरियलाइज्ड लॉस कहलाता है। तो ये मार्क टू मार्केट लॉसेस थे और रिडेम्पशन लॉसेस थे, जिन कारण से टेम्पल्टन फ्रैंकलिन ने बेचा। और दिक्कत ये हो गई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम इसलिए इंट्रोड्यूस की, उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि टेम्पल्टन फ्रैंकलिन जैसा ये काम दूसरे भी करने लगे। इस कारण से उन्होंने ये 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी स्टार्ट की। अब दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कैन एंटीबॉडी टेस्ट हेल्प टैकल द कोविड-19। अब इसमें बेसिकली हमको ये देखना है कि जो डिफरेंस है आपका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में और RT-PCR टेस्ट में, ओके। तो RT-PCR और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में डिफरेंसेस हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट एंड RT-PCR टेस्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एंटीबॉडी टेस्ट को सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है, सेरोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है। तो एंटीबॉडी टेस्ट आर नोन एज सेरोलॉजिकल टेस्ट। यूपीएससी आपसे डायरेक्टली ये फैक्ट पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट टाइम में पूछ सकता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का लेवल देखा जाता है कि आपके इम्यून सिस्टम ने कितनी एंटीबॉडीज रिलीज की हैं। फिर उन लेवल को देख करके वो बताते हैं कि आपको इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट टेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें हम वायरस नहीं पता कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपका इम्यून सिस्टम किस तरह से लड़ रहा है और आपका इम्यून सिस्टम किस तरह से इनकाउंटर कर रहा है। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम खूब सारी एंटीबॉडीज निकाल रहा होगा, इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम किसी चीज से लड़ रहा है, तो वहां से पता चलता है। तो एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है जिसमें हम डायरेक्ट वायरस को नहीं देखते हैं, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज को देखते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि वेदर आपका इम्यून सिस्टम लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है तो कितना लड़ रहा है, ठीक है ना। अब एंटीबॉडी टेस्ट के फ्लॉज क्या क्या हैं। सबसे पहली बात कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो 9 से 28 दिनों के बीच में निकलना शुरू करती हैं, इन्फेक्शन के 9 से 28 दिनों के बाद। अब इसका मतलब ये कि तब तक तो इन्फेक्टेड जो पर्सन होगा, अगर उसको आइसोलेट नहीं किया गया तो वो डिसीज काफ़ी लोगों में इन्फेक्ट कर देगा। तो पहला तो उसका फ्लॉ ये हो गया कि जब तक ये पता चलता है कि वो व्यक्ति इससे है, ग्रसित है या नहीं, क्योंकि आपने मान लो चौथे दिन एंटीबॉडी टेस्ट कर लिया, तो चौथे दिन तो एंटीबॉडी आ ही नहीं रही है, वो तो 9 से 28 दिनों के बीच में आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति इन्फेक्टेड था और कई लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज में भी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू सम अदर क्लोजली रिलेटेड पैथोजन। कई बार ये भी हो सकता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही हो बॉडी में, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ से लड़ रही हो, ना कि आपके इस चीज़ से, इस वायरस से, है ना। तो इससे भी पता नहीं चल पाएगा आपका बेसिकली कि आपको नोवल कोरोना वायरस है या नहीं। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इसके ड्रॉबैक्स हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं इन द एंटीबॉडी टेस्ट। वहीं अगर RT-PCR टेस्ट की बात करें तो RT-PCR टेस्ट में नेजल या थ्रोट स्वैब लिया जाता है, नेजल या थ्रोट स्वैब लिया जाएगा पेशेंट का।
अब फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको थोड़ा जूम किया जाएगा, मतलब मैग्नीफाई किया जाएगा। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस चेक किया जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि आपका जो स्वैब लिया गया था उसमें जो आरएनए मिल रहा है उसका क्या जेनेटिक सीक्वेंस SARS-CoV-2 जैसा है या नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिकली वायरस सर्च करते हैं। इन द RT-PCR टेस्ट हम वायरस देख रहे होते हैं। आपका स्वैब लिया, आपके स्वैब से आरएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसको मैग्नीफाई किया और उसका स्ट्रक्चर मैच किया फ्रॉम द SARS-CoV-2 जेनेटिक मटेरियल। तो आपके जेनेटिक मटेरियल को SARS-CoV-2 के जेनेटिक मटेरियल से मैच किया। अगर ये मैच हो गया इसका मतलब है कि व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर ये मैच नहीं हुआ तो मतलब कि व्यक्ति नेगेटिव है। तो RT-PCR टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुके हैं फॉर डिटेक्टिंग द वायरस। दे हैव बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटेक्टिंग द वायरस। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तीसरा जो है न्यूज वो फैक्ट रिगार्डिंग है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फेज 1 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट कर दिए एक वैक्सीन का, जिसको बोलते हैं ChAd-OX1N-CoV-19। ओके, तो ChAd-OX1N-CoV-19 अगर आपसे कोई पूछे क्या है, इट्स अ वैक्सीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अभी इसका ट्रायल ही चल रहे हैं। इसको असली मत मान लेना, अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। इट इज अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ChAd-OX1N-CoV-19 ये वैक्सीन रिलीज की गई है। तो ट्रायल चल रहे हैं, उसके बाद हम कुछ देखेंगे। डॉक्यूमेंटिंग द लास्ट हनी हंटिंग ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली लास्ट पेज से है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो डॉक्यूमेंटिंग द लास्ट हनी हंटिंग ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की एक हनी हंटिंग कम्युनिटी है, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी रिसेंटली, उसके बारे में देखेंगे। तो हनी हंटिंग जो एक कम्युनिटी है इसका नाम है शेरडुकपेन कम्युनिटी। तो शेरडुकपेन कम्युनिटी है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश की कम्युनिटी है जो कि हनी हंटिंग से रिलेटेड है। इसके ऊपर मूवी ची लूपो बनी थी। ओके, तो ची लूपो बनी थी। ची का मतलब होता है हनी, लूपो का मतलब होता है हंटर। तो हनी हंटर एक मूवी थी जो कि बनाई गई थी अभी। शेरडुकपेन कम्युनिटी जो है ये अरुणाचल प्रदेश की लास्ट हनी हंटिंग कम्युनिटी है। तो उसके बारे में भी आपको फैक्ट्स बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके बाद एक न्यूज़ आई है आइडियाथॉन से रिलेटेड। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, उसने लॉन्च किया है आइडियाथॉन। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आइडियाथॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियाथॉन किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किया है, बेसिकली फॉर द रिवर मैनेजमेंट एंड ऑल। तो ये रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इनके लिए लॉन्च किया गया है। नमामि गंगे यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो प्रोग्राम है 2011 में लॉन्च किया गया था। एंड दिस इनिशिएटिव इज फोकसिंग ऑन द कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम बेसिकली ये करता है। अगली जो न्यूज़ है वो है NSTMIS रिपोर्ट। NSTMIS रिपोर्ट क्या है? इट्स द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसने नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है उसने कंडक्ट किया था सर्वे। इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये बताया कि इंडिया जो है वो 3rd आता है इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन। ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन में इंडिया 3rd आता है। पहला आता है USA, दूसरा आता है चाइना। ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। NSTMIS नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसने रिपोर्ट निकाली सर्वे करके, उसमें पता चला कि इंडिया जो है वो साइंटिफिक पब्लिकेशन में 3rd आता है। पहले नंबर पर आता है USA, दूसरे नंबर पर आता है चाइना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस एंड हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करना ना भूलें। दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।